भारतीय बाजारों में एक बार फिर से दमदार शुरुआत के आसार और खुलते ही नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है एसजीएक्स निफ्टी के दम पर आज के बाजार। देखते हैं कहां होती है शुरुआत और उसके बाद कैसी रहेगी रेंज, कैसा रहेगा कारोबार, रहेगा फोकस। इसी पर स्वागत है आप सबका फर्स्ट शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। और कल 18,000 पार करने के बाद क्या बाजार में आएगी नई जान? और बैंक निफ्टी जो अब अनिल जी की रोज कॉल्स भी आ रही हैं कि आज फिर से आपको एक्शन में दिखेगा, यही जानना है सर आज के। बिल्कुल, बैंक निफ्टी पर तो एक्शन रहेगा ही भरपूर डीप, लेकिन आज के पहले ट्रिगर्स देख लिए जाएं। अमेरिकी बाजार हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त थे सुस्त, उसके मुकाबले में हल्की सी कमजोरी, 100-125 पॉइंट की कमजोरी कोई खास नहीं होती। S&P और नैस्डैक भी बिल्कुल सुस्ती के साथ बंद हुए। रिजल्ट सीजन की शुरुआत के पहले अमेरिकी बाजार हैं खामोश, लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेंड के लिहाज से देखेंगे तो लगातार तीसरे दिन नीचे बंद हुए हैं, ये आप कह सकते हैं। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन और स्पेशली IT सेक्टर के लिए इन्फोसिस और विप्रो, दो दिग्गज आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेंगे। और माइंडट्री जैसी मिड कैप कंपनी के नतीजे भी आज आएंगे और यहीं से मिड कैप कंपनियों के लिए भी रुझान आपको मिलना शुरू होंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों ही रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद आने की उम्मीद ज्यादा है। इकोनॉमी के मोर्चे पर डबल राहत मिलती हुई दिख रही है। एक और जहां रिटेल महंगाई दर कम होकर आई है, वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी मजबूत आए। तो हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी में जो हाफ सेंचुरी आपको दिख रही हो वो इन दो आंकड़ों के दम पर दिख रही हो, जो कि आज के लिए आप एक मजबूत संकेत के तौर पर लेकर चल सकते हैं। एक और मजबूत संकेत भारतीय कंपनियों के लिए आता हुआ दिख रहा है। बड़े फंड बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है बड़ी कंपनियों के बड़े प्लान पर। जी हाँ, यह है टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स पर टीपीजी की तरफ से एक बड़ा निवेश आने की तैयारी, और ये बिल्कुल मूड माहौल अच्छा और मजबूत करने की तरफ एक बड़ा संकेत। बड़ा निवेश है सर। एब्सोल्युटली, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। और वाकई में मतलब इसे कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने लीडरशिप ले ली। और दीप, अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो नो डाउट बाजार को इस बात का थोड़ा अंदाजा था। ऐसा लगता है जिस तरह का प्राइस मूवमेंट हुआ उसको देखकर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 25% टाटा मोटर्स का स्टॉक बढ़ा है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का भी था, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी डील है तो उसका असर तो आपको दिखेगा ही। और लगभग 85 रुपये का एक बड़ा मूव टाटा मोटर्स में आता हुआ दिखा है और वन साइड मूव आया है। अब जो कुछ हुआ है वो दो चीज़ें आपको दिखाता है। पहली चीज़, अब तक आमतौर पर टाटा मोटर्स जो कमाई कर रहे हैं उस कमाई से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे। खर्चा करने के बाद वो R&D का जब रिजल्ट आएगा 2 साल 3 साल 5 साल में वो होता था। इस बार जो बदलाव हुआ है वो ये है कि टीपीजी आपको पहले ही पैसा दे रहा है और टीपीजी ने जो वैल्यूएशन किया है वो लगभग 9-10 बिलियन डॉलर के आसपास किया। और इस वक्त टाटा मोटर्स का पूरा वैल्यूएशन है वो 19-20 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस को आप लगभग आधा वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो जो बाकी का पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में इतना बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है टाटा मोटर्स के पास, जिसमें JLR भी है, यहाँ के सारे कमर्शियल व्हीकल्स का कारोबार, वो सिर्फ आधा ही है। जी नहीं, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि टीपीजी ने जो वैल्यूएशन, अच्छा, और ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी 1-2% की स्टेक खरीदी हो, 15% के आसपास की स्टेक लेना अपने आप में साइजेबल है। और पैसा जो डाल रहे हैं 7,500 करोड़, वो भी साइजेबल है। ये खबर टाटा मोटर्स की री रेटिंग करेगी, हो भी चुके हैं। हम नवरात्रि के वक्त बात भी कर रहे थे कि नवरात्रि पिक, लेकिन उसी दिन इतना बढ़ गया। लेकिन फ्रैंकली ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी डील हो सकती है और इतनी बड़ी डील के चलते टाटा मोटर्स की इस लेवल तक री रेटिंग हो सकती है। मेरा ये समझना है, जहां तक आज के प्राइस एक्शन का सवाल है, भले ही आपका ADR 12% ऊपर दिख रहा हो, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी। एकदम आपके शॉर्ट टर्म अगर मूव्स हैं तो शॉर्ट टर्म मूव्स में आपको पता है कि स्टॉक पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 25% बढ़ चुका है। तो अगर आज एक गैप से खुलेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखे। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर एक चीज़ समझ लीजिए, टाटा मोटर्स 550-600 की तरफ बढ़ रहा है। वाह, ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो टाटा मोटर्स की और री रेटिंग करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारा टेस्ला है, ये कहना तो शायद गलत होगा या जल्दबाजी भी होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब लीडरशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स की है। बिल्कुल, ये एस्टेब्लिश हो गई है। रोड पर बल्कि दिखती हैं सर। कभी गाड़ियां अब दिखने शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, गाड़ियां दिखती भी है और अब मजबूती के साथ। और सबसे बड़ी चीज पिछले 1.5-2 सालों में टाटा ग्रुप के साथ हुई है दीप, तो वो यही हुई है कि जहां जहां टाटा मोटर्स को दिक्कतें आ रही थी, और मेरे ख्याल से N चंद्रशेखरन साहब के कमान संभालने के बाद जो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कोई 2 कंपनियों में थी तो वो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। बिल्कुल, आज देखिए टाटा स्टील तो उनकी कैश का हो गई है, बिल्कुल, है ना। और टाटा मोटर्स में जिस तरह, और
ये आखिरी कंपनी बची थी जिसका टर्न अराउंड नहीं हुआ था। बिल्कुल। मुझे याद है 120 रुपए में दिवाली के वक्त हमने इस पर बाय खोल दिया था कि अब यहाँ से कुछ खोने और को नीचे नहीं जाएगा, और नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की टर्न अराउंड होगी। हेड्स ऑफ टाटा के मैनेजमेंट को और चंद्रशेखरन साहब को जिस तरह से उन्होंने कंपनी बदली। ऑफकोर्स टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट भी उसके हकदार हैं, लेकिन वाकई में ये स्टॉक ऐसा है जो ऑटो स्पेस में आपकी प्रीफर्ड चॉइस बनेगा पोर्टफोलियो में रखने के लिहाज से। इनफैक्ट मारुति से बेहतर और प्रीफर्ड चॉइस बनेगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो फ्यूचर का बिजनेस है वहां पर टाटा मोटर्स ने बहुत स्ट्रांगली अपनी छाप छोड़ने का फैसला कर लिया है और ये डील उस लिहाज से काफी अहम होगी। बिल्कुल सर, और पैसेंजर व्हीकल मार्केट में तो ऑलरेडी नंबर 3 पर आ ही गया है, तो वहां पर भी अच्छे बढ़ते, तो बड़ी डेवलपमेंट टाटा मोटर्स। तो आज टाटा मोटर्स पर है हमारा फोकस और ऑफ कोर्स एक्सपर्ट से भी राय लेंगे कौन से लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। पर जैसा अनिल जी ने कहा, आगे जाकर और बड़ा एक्शन इस पर आ सकता है। एक्शन की बात करें सर, हमारे इन्फ्लेशन डेटा से तो राहत के संकेत आ रहे हैं। आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और जो हमारा इन्फ्लेशन डेटा आया, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं देखने वाला हूं कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भारत के इन्फ्लेशन से ज्यादा होने वाला है। और सितंबर में जो हमें चिंता थी कमोडिटी प्राइस हाइक की, एटलीस्ट इन्फ्लेशन में अभी तक वैसा रिफ्लेक्शन उसका नहीं आते हुए दिखा। दीप, थोड़ा डेटा और हकीकत में थोड़ा फर्क नजर आता है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर लोगों से पूछेंगे तो कोई शायद आप, मैं और बाकी कोई भी मानने को ये तैयार नहीं होगा कि महंगाई घटी है, महंगाई बढ़ी है। लेकिन हाँ, डेटा के लिहाज से आप देखें तो डेटा में बहुत सारी चीज़ें होती है और सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाता है। सो इकोनॉमी के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती। और शायद आपसे, हमसे, बाकी लोगों की एक्चुअल महंगाई जो बढ़ रही है उसके मुकाबले में जो इकोनॉमी के लिए महंगाई है उसको ज़्यादा सही समझना परखना आरबीआई गवर्नर साहब का काम है। और अगर गवर्नर साहब ने महंगाई को काबू में रहने का भरोसा जताया है सारे ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए भी, तो शायद कहीं न कहीं उन्हें पता है कि डेटा किस तरह के दिख रहे हैं और वो आते हुए भी दिख रहे हैं। अभी अभी पॉलिसी गई है, उन्होंने कम भी किया था, उन्होंने एस्टिमेट कम भी किया। तब भी हमें लग रहा था कि अरे गवर्नर साहब बड़े एग्रेसिव हैं, इन्फ्लेशन का डेटा कम कैसे कर सकते हैं, टारगेट कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इन्फ्लेशन का डेटा जो आया है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, पहली चीज़। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा भी मजबूती के साथ बढ़कर आया है। वो सरप्राइज नहीं है लेकिन उम्मीद से बेहतर आया है। तो लग रहा है कहीं कहीं ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आ रही है। तो आपके लिए, इकोनॉमी के लिए इससे बड़े सिचुएशन नहीं हो सकती कि आपकी ग्रोथ भी बढ़े और इन्फ्लेशन भी ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े और ग्रोथ बढ़ती रहे। ये तो ड्रीम सिचुएशन है। इस महीने आई है, हर महीने नहीं होगी, हम भी जानते हैं, लेकिन आज हुई है तो आज हाफ सेंचुरी मार्क का एसजेएक्स निफ्टी सेलिब्रेट कर रहा है, आप और हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल, और तैयारी है सर। फाइनली कल परसों हमने देखा 18,000 का स्तर भी आते हुए दिखा और होल्ड करा है बाजार ने। सवाल यही बनता है सर कि इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी ने टच कर लिया, बैंक निफ्टी भी अब काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आ गया, लीडरशिप ले रहा है। तो ये आपको सस्टेन करते हुए दिखता है एक्शन, क्योंकि ग्लोबली 3-4 दिनों से वैसा सपोर्ट नहीं आ रहा, फंड्स का भी वैसा सपोर्ट नहीं आ रहा अगर डेटा देखें तो। दीप, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव साइड पर देखना है तो सिंपल ये कि ग्लोबल सपोर्ट नहीं कर रहा है, एफआई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोकल फंड सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कब तक चलेंगे जी। और वो क्वेश्चन मार्क लाजमी है। उसके ऊपर टीसीएस के रिजल्ट आपके खराब आए तो आईटी दिग्गज जो इंडिया की नंबर 2 कंपनी है, उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं नहीं। आप किस दम पे बढ़ना चाहते हैं, क्यों बढ़ना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ आइए जी, ये सब कुछ खराब है फिर भी मजबूत है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अल्टीमेटली मार्केट में सबसे बड़ी चीज डिमांड और सप्लाई है जी। अगर डिमांड है स्टॉक्स की, सप्लाई कम है, उससे ज्यादा खरीदने वाले हैं। करेक्ट, पॉइंट नंबर 1। लिक्विडिटी का पूरा सपोर्ट है। अब पैसे का कोई कलर नहीं होता, आप खरीदे, मैं खरीदूं या कोई एफआई खरीदे, बात तो खरीदारी की है, कोई भी करे, और मार्केट में तो खरीदारी चाहिए। तो भले ही एफआईज और घरेलू फंड का इतना जोश ना हो, लेकिन अगर लोकल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एचएनआईज, पीएमएस फंड्स, जो आप नाम देना चाहें, उनकी तरफ से बड़ा पैसा आ रहा है, तो आप और हम कौन है? और कई बार ये होता है कि दिखता हमें कुछ और है, होता कुछ और है। अगर आप देखने पे जाएंगे तो आप तेजी नहीं कर पाएंगे, और जो हो रहा है वो तेजी हो रही है और लगातार हो रही है और सस्टेनेबल हो रही है, और हर एक पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। बिल्कुल करेक्ट। और अब हो सकता है मार्केट की समझ में 2 चीजें हो जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। पहला कि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर नहीं है, रेंज बाउंड है। आप इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों में थोड़ा ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है और अहम सपोर्ट लेवल से अमेरिकी बाजार भी घूमते ठीक हमारी तरफ से। तो जरूरी नहीं कि हम डे टू डे कोरिलेशन देखें ही देखें। पहला ये हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है, लोकल फंड्स का इनका जहां तक सवाल है, चर्निंग ज्यादा है, जहां स्टॉक्स में डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है वहां बिकवा लिए, अदरवाइज जो अच्छे लग रहे हो अब भी खरीद रहे हैं।
तीसरी चीज जो है दीप, लोकल फैक्टर्स को लेकर अगर आप देखेंगे तो अभी भी कभी भी एक भी दिन बाजार कोई ऐसी क्लोजिंग नहीं दे रहा है जिसको देखकर आपको डर लगे जी। ओपनिंग में डर लग सकता है एसजीएक्स को देखकर, लेकिन क्लोजिंग में डर कहाँ है? सही बात है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि सपोर्ट तो है खरीदारी का। और चौथी चीज जो बाजार शायद देख रहा है कि टीसीएस खराब आ गया तो क्या, टीसीएस अकेला मार्केट तो नहीं है। करेक्ट। अब देखिए, आपको कमजोरी फील करनी है तो टीसीएस के नाम पर दुख, अरे अब क्या होगा। और अगर आपको अच्छा फील करना है तो चलिए टीसीएस के खराब आ गए, अब इन्फोसिस, विप्रो, बाकी सबसे भी एक्सपेक्टेशन कम हो गई, एक्सपेक्टेशन कम, स्टॉक की प्राइसेस नीचे, थोड़ा भी पॉजिटिव सरप्राइज आए तो स्टॉक उछल सकते हैं। सो आप दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। और मुझे क्या देखना है, आपको क्या देखना है, हमारे दर्शकों को क्या देखना है, वो जो बाजार दिखा रहा है। बाजार दिखा रहा है ताकत और स्ट्रेंथ। बिल्कुल। फिर मैं कहूंगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी झटका नहीं, ग्लोबल इन्फ्लेशन को, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के मूवमेंट को कभी भी भूले ना जी। कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है इस बाजार में, ताकि आपका पैसा बने, ताकि आपकी लॉन्ग पोजीशन बरकरार रहे। जिस दिन और कॉन्फिडेंट हो गए उस दिन झटका लगेगा। और कॉन्फिडेंट का मतलब सिंपल है, आपकी क्वांटिटी लिमिट में होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ओवरनाइट पोजीशन पे आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। आप इन्वेस्टर हैं तो 3% की गिरावट के लिए मेंटली कभी भी तैयार हैं। अगर ये 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में फिट हैं और उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर चल रहे हैं तो ये बाजार अभी भी 100% तेजी की तरफ है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और ऐसे में जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ता तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज माई फ्रेंड। और ट्रेंड के साथ रहने में समझदारी है जो कि साफ तौर पर तेजी का है। और आप तो लगातार कह भी रहे हैं कि जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं तब तक कुछ नहीं बदला है। बाजार के मूवमेंट को एंजॉय करिए, मोमेंटम को देखिए। तो चलिए सर, फिर मिडवीक का ट्रेडिंग सेशन है, करते हैं आज की तैयारी। बताएं आज के संकेत कैसे देखें? ग्लोबल संकेत मैंने रखे न्यूट्रल साइड पर, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं दीप, और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। तो 2 नेगेटिव 2 न्यूट्रल। अब आइए 2 पॉजिटिव जो कल भी थे आज भी। कमोबेश कल और आज में कोई खास फर्क नहीं है, 2 नेगेटिव 2 न्यूट्रल और 2 पॉजिटिव। सेंटिमेंट और ट्रेंड यही बाजार को ड्राइव कर रहे हैं आगे भी। 17,900 17,940 दिन के लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। और स्पेशली एक बार लाइफ हाई बना दिया फिर तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी इसके नीचे 17,800 17,850 स्ट्रॉन्ग खरीदारी का जोन है। सो बेसिकली 17,800 के नीचे की कमजोरी इस वक्त दिख नहीं रही है बाजार में। ऊपर कितना जा सकते हैं? 18,040 का लाइफ हाई है, 18,041 का, उसके आसपास पहली रुकावट है, 18,090 तक पहुंच सकते हैं। ये छोटी रेंज है ऊपर की। इसके पार 18,140 18,190 ये रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है। और ये अंदाज से दी हुई है, बार बार 40 का लेवल और 90 का लेवल आ रहा है, तो मैंने कहा ऊपर की रेंज भी इसी तरह से निकाली जाए। अच्छा लगता है, वो कविता टाइप लगता है, राइमिंग लगती है इसलिए। बाकी ऐसे इस लेवल की कोई ऐसी सेंक्टिटी नहीं है। मतलब मुझे लगा वो जय ठक्कर की इंस्पिरेशन है, या वो आशु सर जो कह रहे थे कि ऑड लेवल दो तो फिर थोड़ा याद भी रहता है। हाँ, तो मतलब मजे मजे में ही दिए। सही बात है। अच्छा, बैंक निफ्टी 38,175 38,350 ये मजबूत सपोर्ट जोन आता हुआ दिख रहा है। पहले तो वैसे 38,300 350 ये आसानी से नहीं टूटने वाला है, और उसके नीचे 38,150 38,200 मजबूत सपोर्ट बन के आ रहा है। सो ये रेंज है, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी रखी है इसलिए कि कहीं ग्लोबल ओवल खराब हो जाए तो आपके पास में हाथ में नीचे की रेंज होनी चाहिए, और वो है 37,925 38,125। आएगी नहीं पता है आपको और मुझे दोनों को ही। बिल्कुल। तो चलिए ये आपके ऊपर की भी दे दो। ऊपर की रेंज 38,600 38,750 है पहला रेंज, और उसके ऊपर 38,800 38,950 तक की तैयारी, बेसिकली 39,000 के आसपास तक की तैयारी होती है। ओके, तो वही मैं पूछ रहा था कि अब 39,000 की तरफ ऑलमोस्ट 38,900 39,000 50-100 पॉइंट इधर उधर। तो मैं जो भी लेवल देता हूँ उसमें निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट का वेरिएशन मान के चलें, और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वेरिएशन भी कब होता है वो बताऊँ जी। ऐसा नहीं कि वेरिएशन हमेशा होगा, वेरिएशन तब होगा जब किसी वक्त फास्ट मूव आता है जी। स्लो मूव में जैसे धीरे धीरे जाते हैं तो वेरिएशन नहीं होगा। कभी भी आप देखना, जब मैं लेवल को ही देता हूँ एग्जैक्ट लेवल पे मार्केट पहुंचता है, क्या 17,940 दिया वहीं से घूमा, उस समय आप देखना वो जो मूव आता है वो आराम से धीमे 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 17,940 तक गया तो वहीं सपोर्ट ले। एकदम झटके से कभी जाता है तो झटके से जब मार्केट मूव देता है ऊपर या नीचे की तरफ तो वो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है जो भी लेवल हो। और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है जो भी लेवल हो। सो अगर फास्ट मूव है तो इसलिए आपको अपना जजमेंट लेना पड़ेगा। ये भी जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्किल है कि मूव फास्ट हो रहा है तो 25-50 पॉइंट की आपको जजमेंट लेनी होगी, और मूव स्लो है तो आप लेवल के एकदम नजदीक भी आप एक्शन ले सकते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बड़े लेवल्स आज के लिए। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी आज की? 17,940 18,040 दिन की छोटी रेंज है।
17,900 18,100 दिन की मीडियम रेंज है और 17,840 18,140 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आइए 37,350, माफ कीजिएगा 38,350, 37,000 की आदत छोड़नी पड़ेगी। 38,350 38,650 50 छोटी रेंज है, 38,150 से 38,800 मीडियम रेंज है और 37,925 से लेकर 38,950 1000 पॉइंट की रेंज बड़ी रेंज। ऊपर के लेवल सब अंदाज से दिए हुए, एक भी सच्चा नहीं है, सारे अंदाज से हैं। नीचे के लेवल एकदम परफेक्ट है सारे, कि ऊपर के लेवल 38,600 का लाइफ हाई कल हमने बनाया है, सॉरी 38,500 609 का, तो वो लाइफ हाई है, तो उस हिसाब से ये सारे लेवल्स हैं। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए रेंज और बड़े लेवल्स जहाँ पर रखनी है नज़र। डेटा समझाएं सर, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन अगर देखें फिर से कम हुई है एक ही दिन में। पीसीआर सर 3 दिनों से बाजार ऊपर जा रहे हैं, पीसीआर बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ा सरप्राइजिंग है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई बदलाव ना हो डेटा में। एफआईज ने भी एक दिन बढ़ाई तो एक दिन वापस कम कर ली, कोई ऐसा मतलब मेरे ख्याल से 18,000 के ऊपर स्टॉप लॉस जो ट्रिगर किए थे उन लोगों ने वापस लगा ना फॉल्स ब्रेकआउट होता है ना वो बंसल जी वाला वैसा है, सस्टेन नहीं हुआ वापस, तो वापस उन्होंने 60 कर ली। मतलब कोई ऐसा डेटा में कुछ है नहीं जो विशेष चर्चा की जाए। पुट कॉल रेशियो जस का तस है, विक्स हल्का सा घटा है, ठीक है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ खींचा है, दीप 40 पॉइंट ऊपर 17,750 का कल दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, बढ़ाकर 17,800 होता है, इसलिए 10 पॉइंट नीचे 17,790 का आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस में ऊपर खींच सकता था, लेकिन मैं एक दिन और चांस लेना चाहता हूँ, 38,000 रखना चाहता हूँ। बाद में हो सकता है 38,150 या 38,300 का स्टॉप लॉस बन जाए। फिलहाल आज एक बार 38,000 का रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 2 दिनों में जो मुंह दिखाया उस हिसाब से अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी हो तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, इसलिए ये आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, अब आइए शॉर्ट साइड पर। 18,050 लाइफ टाइम हाई पार करके टिकता है, अब आप शॉर्ट काट लीजिए इंट्राडे भी, क्लोजिंग बेसिस पे भी। उसके बाद शॉर्ट रहने में कोई समझदारी है नहीं और ये शॉर्ट रहने के 18,000 के लेवल पे जब थोड़ा नीचे थे, पार करने में पसीना आ रहा था, तो लोगों को लगता था 18,000 क्या होगा। 17,000 पे भी यही फीलिंग थी, 16,000 पे भी यही थी, 15 पे भी यही थी, बहुत हो गया, 14 पे भी यही थी, 12 पे भी यही थी। करेक्ट, ये फीलिंग हमेशा रहेगी, 21 पे भी ये रहेगी। हो तो सही, हमारा बुल फॉर्मूला 21,080, 20,400 से 21,080, उससे पहले 19,000 नहीं 18,500 के आसपास का कोई एक लेवल, हाँ एक लेवल और बीच में है 18,000 की रेंज में। उसके बाद 19,000 के आसपास का एक लेवल बनता है, वो अलग अलग लेवल्स अभी याद नहीं आ रहे मुझे। हाँ ये जरूर है कि 17,550 तक करेक्शन नहीं था, उस रेंज को हम पार कर चुके हैं। सो अब 18,050 आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पे कल का हाई पार करें 38,600 के आसपास का, 38,650 का स्टॉप लॉस इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे। जी दी, ठीक है सर, तो यह है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर सलाह। अब नई पोजीशंस के लिए क्या करना है सर, ये बताइए। एग्रेसिव ट्रेडर्स को निफ्टी खरीदना चाहिए 17,840 के स्टॉप लॉस के साथ। आपके लिए स्टॉप लॉस छोटा है 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट अगर आपको बड़ा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 0.5% 1% तो अब रहेगा, इससे कम तो मैं क्या करूँ फिर। अब वो पॉइंट्स हम परसेंटेज वाली आदत में कोशिश कर रहे हैं, मैं रोज इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप धीरे धीरे ना बड़े लेवल बड़ी रेंज के लिए तैयार हो जाए। दिक्कत क्या है एक्चुअली, जो ट्रेडर्स हैं उनको पॉइंट ही तो चाहिए। करेक्ट, उनकी सोच उनकी जगह सही है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ सकती है, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। सो अच्छा एक और चीज़, अब जैसे मैं 2-3 दिनों से बड़ा खुश हो रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में कॉल देते तो मुंह आता है। फ्रेंकली बताऊँ दीप, जो 25,000 की बैंक निफ्टी थी, 30,000 की बैंक निफ्टी थी, उस समय इस तरह का मुंह आता था 500 जी, तो उस समय के 500 पॉइंट के मुंह में अब के 500 पॉइंट के मुंह में फर्क है ना। अब आप 40,000 के आसपास है, तो खुश होने के लिए हम हो जाते हैं, देखो 300 पॉइंट बढ़ गया, 500 पॉइंट बढ़ गया। और जो ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में उनके लिए ठीक भी है, उनको पॉइंट्स ही देखने होते हैं। बिल्कुल, उनका आगे 38 लगा कि 37 लगा, उनको क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट, सही बात, या 36,000 है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, पोर्टफोलियो के तौर पर देख रहे हैं, तो फिर पॉइंट्स के बजाय आपको परसेंटेज ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो एनीवे, तो जहाँ तक पॉइंट्स का ट्रेडर्स हैं, अपने पॉइंट्स के हिसाब से रिस्क रखें। खरीदारी करने की राय है निफ्टी में 17,840 का स्टॉप लॉस है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और जो टारगेट बनेंगे 18,040, 18,090, 18,140, 18,190, ये 4 टारगेट है। जो आराम से इंतजार करके खरीदना चाहते हैं पैसिव ट्रेडर्स, उनके लिए 17,850, 17,900 की रेंज है। यहाँ से 100 से 150 पॉइंट नीचे अगर वहाँ आता है तो ज़रूर शौक से खरीदारी फरमाएं।
17,750 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,940, 17,990, 18,040, बस 3 ही टारगेट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतने साइड पे तो हाँ। शॉर्ट साइड पर अब मतलब ऐसे तो फिलहाल दिख नहीं रहा शॉर्ट करने जैसा मार्केट, लेकिन बहुत बढ़ जाए, आ जाए इस रेंज में तो कर दीजिए, और वो होगी 18,150, 18,200 की रेंज में अगर मिलता है वहाँ बेच सकते हैं हल्का फुल्का। 18,250 का स्टॉप लॉस होगा, 18,100, 18,050, 18,000, 17,950, ये 4 टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं। ये आपके लिए बिकवाली का ट्रेड है। ठीक है सर, तो ये तो रही निफ्टी की बात जी। बैंक निफ्टी पर क्या करना है ये भी बताएं सर, क्योंकि लीडरशिप अब जो 2 दिनों से बैंक निफ्टी ने संभाली है, आज भी वैसे ही देख रहे हैं? लगता तो है, अभी तक तो कोई ऐसे संकेत है नहीं, और हो सकता है HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड अब तो सब बाय मोड में आ रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक, और प्राइवेट बैंक के साथ दीप सबसे बड़ी चीज़ है सरकारी बैंक। सरकारी बैंकों में पैसा बहुत बनेगा। बिल्कुल, सरकारी बैंकों के रिजल्ट्स जो आएंगे इस बार के, वो रिजल्ट्स भी दमदार होंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी दमदार होंगे। और एक चीज़ समझिए ना, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर सारे सेक्टर्स अच्छा करने वाले हैं, कैपिटल गुड, सीमेंट, ऑटो, फिर आपके मेटल्स करिए, मतलब इकोनॉमी से जुड़े हुए सारे रियल एस्टेट, तो भाई बैंक्स तो चलेंगे ही फिर ऐसे में। सो बैंक्स उस हिसाब से मैं पॉजिटिव हूँ, बाय ऑन डिप्स है। एग्रेसिव ट्रेडर्स को 38,300 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी खरीदना है। 38,600 पहला टारगेट है, 38,750, 38,800 और 38,950, ये 3 टारगेट और है जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। क्लियर है सर। और जो लोग आराम से अपनी रेंज का इंतजार करके खरीदना चाहते हैं वो 38,150 से 38,350, ये 200 पॉइंट की रेंज में खरीदें। थोड़ा 38,350 पे, थोड़ा 38,300 पे जोड़ लें, फिर थोड़ा 38,150 आए तो और ऐड कर लें। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, बहुत दूर का नहीं, बहुत दूर का है। 37,900 का तो मैं सोच समझ के दे रहा हूँ बताकर। वहीं पर रखना है, नज़दीक का मत रखिएगा स्टॉप लॉस, और ताकि आपको क्वांटिटी कम खरीदें, लेकिन स्टॉप लॉस दूर का रखें। टारगेट ऊपर जो बनेगा 38,475, 38,525, 38,600, बस 3 ही टारगेट है। तो ये तो ही खरीदारी की बात। बेचना है, बेचना चाहिए। अब वो बेचना का है, वो अंदाज वाला ही है। मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए ही दे रहा हूँ। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आए तो वहाँ चांस ले लीजिए। 38,850, 38,950, यानी 39,000 की जितना नजदीक बेच पाए ठीक है। स्टॉप लॉस आपको 39,000 का ही रखना है। टारगेट 38,700, 625, 525, 375, बस ये 4 टारगेट है जिनके लिए बिकवाली करनी है। परसेंटेज वाइज ज्यादा नहीं है सर, पॉइंट वाइज थोड़ा है, परसेंटेज ज्यादा नहीं है। बैन लिस्ट सर, फाइनली लगातार एडिशन के बाद एटलीस्ट 2 स्टॉक्स बाहर आए हैं, BHEL और कैनरा बैंक, ये बैन से बाहर है। आज 7 स्टॉक्स बैन में रहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बुल्स, IRCTC, नाल्को, PNB, सेल और साथ ही सन टीवी। डेटा की बात करें सर, वैसे तो हमने थोड़ा टच कर लिया, बट लगातार फंड्स की सेलिंग है। फ्यूचर्स में भी बड़ी बिकवाली होती हुई दिखी सर। बिकवाली बड़ी है और डीप, लेकिन मार्केट वैसा दिखने समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या FIs खरीदेंगे या हम गिरेंगे। समझ थोड़ा, मतलब अब इसी रेगुलरली एक ही तरह के डेटा दिखे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो हिलता है जी, अनडाउटेडली, कि भाई ऐसा क्या है कि ग्लोबल खराब हो रहा है। खराब ना भी समझे तो अच्छा तो नहीं है। FIs बेच ही रहे हैं, खरीद तो नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे में ऐसा क्या है, मतलब कहना मुश्किल है। टेक्निकली एक कह सकते हैं कि बाजार बड़े स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं कौन किस पर रिएक्ट करता है, या तो ग्लोबल ठीक हो जाए, FIs खरीद ले जी, या हम थोड़ा कम हो जाए। इसका जवाब है नहीं, तो जवाब सिंपल है, 17,800 के नीचे बंद होगा तो सोचेंगे कि क्या रिव्यू करें, 200 पॉइंट तो लेकर चलेंगे साथ में। सो सिंपल ये है कि डेटा में 1,200 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में है, 1,455 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में है, उसके सामने 325 करोड़ के कैश में भी बेचें, तो FIs की बिकवाली थोड़ी बड़ी है। और अगर आज के सेशन में ऊपरी स्तरों पर अगर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आनी है तो उसका कारण यही होगा। तो आज का एकमात्र नेगेटिव फैक्टर जो मेरे लिए है वो ग्लोबल भी नहीं है दीप जी, वो FIs की बिकवाली है। तो ऊपर के लेवल यानी कि 18,000 के ऊपर कोई बेचने के लिए तैयार बैठा है, और इसीलिए आज मैंने पहली बार ये बोला कि अगर बहुत गैप से ऊपर खुलेंगे तो एक बार बेचेंगे, बहुत गैप से खुलेंगे तो बेचेंगे। हाँ, 50-75 पॉइंट एक बार ऊपर मिला, 100 पॉइंट मिला तो एक बार बेचकर फिर वापस इंतजार करेंगे नीचे लेंगे। तो अगर आज 50 पॉइंट आपको ऐसे ऊपर दिखा है, 18,050, 18,100 के आसपास खुलता है, तो एक बार वहाँ बेचकर फिर से नीचे का इंतजार करें, मौका मिलेगा फिर से एंट्री कर सकते हैं। वो देखते हैं उस समय, फिर भी देखेंगे 9:08 पर जब सेटल होंगे तब देखते हैं उस समय डाउ फ्यूचर्स वगैरह की क्या सिचुएशन होती है, उस हिसाब से फाइनल कॉल लेंगे। लेकिन बड़ा गैप मिला तो बेचने की भी राय है आज के सेशन में। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा जो बता ही चुका हूँ, 17,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 18,000
लड़ाई वाला मामला है। 44 लाख शेयर हैं, कॉल्स में हाईएस्ट हैं, तो 17,800 18,000 हो गए। 18,000 के पार निकल कर टिके तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, 18,100 तक ले जा सकती है और नीचे तुरंत 17,900 पर सपोर्ट है। तो लगता ही है कि 17,900 18,100 की रेंज में बाजार दिन भर वक्त बिताना चाहिए वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से, और 18,000 के आसपास टाइम पास करे तो गलत नहीं होगा। तो और छोटी रेंज करनी है 17,950 18,050, इतनी छोटी रेंज वायदा कारोबार के डेटा से हो जाती है। सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज 17,950 18,050। क्लियर है सर। और बैंक निफ्टी 38,500 पर आपके लिए जहां बंद हुए, 38,500 के पुट पर 12 लाख शेयर है, कॉल्स पर 15 लाख शेयर है। 38,500 को होल्ड करके टिके तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकती है। नीचे 38,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 38,200 38,300 की रेंज में वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। ठीक है सर, तो क्लियर है। चीन का ट्रेड डेटा आने वाला है सर, और थोड़ी नर्वसनेस वहाँ से बाजार में बन रही है। चीन में कुछ मेटल्स और केमिकल्स के स्टॉक्स में इस समय आप वीकनेस देख रहे हैं, क्योंकि डर है कि शायद ट्रेड डेटा वैसा अच्छा नहीं रह सकता है। तो बाजार पर उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट वहाँ के मेटल्स और केमिकल्स थोड़ा इस समय रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो शायद वहाँ का इम्पैक्ट। 8:30 बजे ट्रेड डेटा आने वाला है, तो उससे बस अभी आता होगा, उससे पहले थोड़ी नर्वसनेस चीन के बाजारों में आती हुई दिख रही है। तो एक फैक्टर है जहाँ पे हमें रखनी पड़ेगी। वैसे एक तरह से अच्छा आया हमारे बाजार में, जिनको 150-200 पॉइंट के मूवमेंट से ऐसा लगता है उनको हांगकांग देखना चाहिए। रोज 1.5-2%, 1-2% ऐसा। हमारा तो 1% में मुझे याद ही नहीं आता कब किस दिन 1% से नीचे बंद हुआ हो। हार्डली कभी, हार्डली पिछले कुछ दिनों में तो बिल्कुल। हाँ याद, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में तो ऐसा हुआ नहीं कि हम बहुत तेजी से 1% से ज़्यादा कमज़ोर होकर बंद हुए, और हुए भी तो 1.5-2 महीने में एक आध बार ऐसा सेशन हुआ होगा, 1 या 2 सेशन जहाँ 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ। यहाँ हांगकांग देखो रोज ही 1-1, 1.5, 2% गिर जाता है, तो उस हिसाब से हम ठीक है। वहाँ पे तो डर बना हुआ है। ये इसलिए बताया जा रहा था कि आप बेहतर फील कर सकें, ठीक उसी तरह से जैसे कल श्रीलंका का बताया था। हाँ। अचानक से हमें लगने लगा हमारे यहाँ महंगाई कितनी कम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 20 सितंबर को 1% गिरे थे बाजार, वरना पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो 20 सितंबर को 1% गिरे थे बाजार, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और 23 सितंबर को 1.5% दौड़ा था बाजार, वापस चढ़ गया। हाँ, अदरवाइज विद इन 1% की रेंज आपको पिछले 1 महीने की तो दिख ही रही है। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, तो वैसा है। तो चलिए, ये है आपके लिए सारा डेटा, सारे लेवल्स। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं मानसी, देवांशी और कुशल के साथ, और ब्रोकरेज एक्शन बताएंगे हमें आशीष। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों से शुरुआत कर रही हूँ। निफ्टी में इन्फोसिस, विप्रो के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आने की संभावना है। वहीं वायदा बाजार में माइंट्री के नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एबी मनी कैश में अपने नतीजे आज पेश करेंगे। एसआरएफ लिमिटेड बोनस इशू की एक्स डेट है आज, रेशियो 4:1 का है। इनियोस स्टाइरोल्यूशन कंपनी स्पेशल डिविडेंड पर आज एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स आज जारी होते हुए दिखेंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद भंसाली इंजीनियरिंग की दूसरी तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे। नतीजे मजबूत हैं, बिक्री में करीब 22% की बढ़त देखने को मिली। 308 करोड़ से कंपनी की बिक्री जो है 375 करोड़ पर जाती दिखी। वहीं मार्जिन 15% से 43.7%, तो मुनाफा जो है उसमें 244% का जंप लगा है। 36 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो 124 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। 1 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। वहीं एबीएस प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2 लाख टन पर एनम करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्लांट्स में ब्राउनफील्ड एबीएस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है, और 500 करोड़ से केपेक्स को रिजर्व एंड सरप्लस से फंड किया जाएगा, और ये प्लांट जो है करीब 2024 तक तैयार होता हुआ दिखेगा। तो केपेक्स प्लान्स भी हैं और नतीजे भी मजबूत आते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आप भंसाली इंजीनियर्स के नतीजे। देवांशी, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले एनटीपीसी, सीएससी और साथ ही कोल इंडिया, इस पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बिजली मंत्रालय ने थर्मल पावर की कंपनीज को न्यूनतम 10% कोयले के इंपोर्ट करने को कह दिया है। आप देखिए जिस तरह से थोड़ी सी दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं, और इसी के चलते उन्होंने घरेलू कंपनीज में जो कमी आती हुई दिख रही है, इसके चलते ये आदेश दिया है। पावर ग्रिड पर नजर रखिए। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। 14.2 करोड़ के ईवी चार्जिंग स्टेशन में निवेश करती हुई दिखेगी कंपनी, इसके लिए बोर्ड से मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ये चार्जिंग स्टेशन है वो लगाया जाएगा। एविएशन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। अब देखिए 18 अक्टूबर से घरेलू उड़ानों के लिए 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जिस तरह से डिमांड आती हुई दिख रही है, इसी के नज़र में रखते हुए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये मंजूरी दे दी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये फैसला आता हुआ दिख रहा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। पॉजिटिव खबर आ रही है कैबिनेट मीट की तरफ से। जो कैबिनेट की बैठक होती हुई दिखी थी
उसमें ये पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। फॉस्फेटिक और फोसेटिक फर्टिलाइजर के लिए 25,655 करोड़ की जो सब्सिडी है उसका ऐलान किया गया है। साथ ही सीसीए ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी अक्टूबर 21 से मार्च 22 तक अप्रूव कर दिया है, जो कि पॉजिटिव है। और साथ ही सेंट्रम कैपिटल के लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। फाइनली आप देखिए, आरबीआई ने कंपनी की सब्सिडरी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बिजनेस का जो लाइसेंस है वो दे दिया है, जो कि इस कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है। और काफ़ी सालों के बाद, लगभग 6 सालों के बाद हम देखेंगे एक नया लाइसेंस आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। बिल्कुल, तो नज़र रखिए सेंट्रम कैपिटल, हमने भी इसके बारे में बात भी करी थी, और पीएमसी बैंक के जिनके अकाउंट्स हैं उनके लिए भी एक राहत की बात आती हुई दिख रही है, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उस फैक्टर में। आइए कुशल से भी जाने कुछ और खबरें। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, इन्होंने 2 अधिग्रहण किए हैं। सबसे पहले तो नेक्स्ट वेव के साथ इन्होंने करार किया है। नेक्स्ट वेव के 86,887 प्रेफरेंस शेयर्स के अधिग्रहण के लिए करार किया गया है, जिसकी कुल वैल्यू जो है करीबन 2.5 करोड़ यूरो रखी गई है। साथ ही डेनमार्क की कंपनी स्टिसडेल, इनके साथ भी इन्होंने करार किया है। भारत में दरअसल ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने के लिए ये अग्रीमेंट है, और स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने जामनगर प्लांट में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए इनफैक्ट एक नया प्लांट लगाती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। आईजीएल, यहाँ पर कंपनी ने पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है, और अब यहाँ पर न्यू दिल्ली में इसके दाम 35.11 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होंगे, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और आखिरी खबर है जी एंटरटेनमेंट को लेकर, जहां पर इन्वेस्को मामले पर जील की बोर्ड बैठक होती हुई दिखी थी, जिसमें एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका जी ने इन्वेस्को के दोहरे मानदंडों को बेनकाब किया है। और यहाँ पर इन्वेस्को ने क्या किया था कि फरवरी 2021 में एक स्ट्रेटेजिक खरीदार ये लेकर आए थे, और यहाँ पर उनका कहना है कि स्ट्रेटेजिक खरीदार की जो शर्तें थी वो जील के निवेशकों के हित में नहीं थी। इनफैक्ट ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। साथ ही डील से जील के निवेशकों को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। इनफैक्ट नई एंटिटी में भी पुनीत गोयनका को एमडी एंड सीईओ बनाने का प्रस्ताव भी दिया था इन्वेस्को ने, जो स्ट्रेटेजिक प्रपोजल रखा था। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरें और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आते हुए। आइए कुछ फाइनल खबरें और एक्शन फंड्स का जाने मानसी के साथ। मानसी, बताइए। बिल्कुल दीपांशु, रूट मोबाइल एक करार के चलते खबरों में रहेगा। कुवैत की कंपनी में हिस्सा खरीदने के लिए कंपनी ने करार किया है। इंटर टेलीको इंटरनेशनल में 16 करोड़ में करीब 49% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया गया है। इंटर टेलीको इंटरनेशनल मोबाइल कम्युनिकेशन का कामकाज करती है, कुवैत बेस्ड एक कंपनी है। एनएलसी इंडिया तालाबीरा 2 और 3 खदान में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। इस साल 4 मिलियन टन पर एनम के लक्ष्य के सामने 10 मिलियन टन पर एनम उत्पादन करने का लक्ष्य बनाकर कंपनी चल रही है। अगले साल से उत्पादन क्षमता को 10 मिलियन टन पर एनम से 20 मिलियन टन तक भी ले जाने का कंपनी का लक्ष्य है। अतिरिक्त कोयले को ओपन मार्केट में बेचने के लिए मिनिस्ट्री से मंजूरी कंपनी ने मांगी है। जेन टेक्नोलॉजी 16 अक्टूबर को पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होने वाली है, जिस पर नजर रहेगी। वियाटेक वाबाग और एओन एक्सचेंज पर नजर रखें। कैबिनेट ने अमृत 2.0 को मंजूरी दे दी है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2025-26 की ये स्कीम है, जिसे मंजूरी मिलती हुई दिखी है। FY 26 तक 2.7 लाख करोड़ का खर्च इस पर किया जाएगा। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है। और अंत में वाटेक वाबाग, एओन एक्सचेंज, एंथनी वेस्ट पर नजर रखनी है। कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 1.41 लाख करोड़ का खर्च यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो ये कैबिनेट के कुछ अहम फैसले, नजर रखें इनकाउंटर्स पर, और कुछ और खबरें एक्विजिशन से रिलेटेड रूट मोबाइल पर भी। आइए आशीष से जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज टाटा मोटर्स जो है सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा। टीपीजी की डील के बाद जो है देखिए बड़े बड़े अपग्रेड्स यहाँ पर आते हुए दिखे। जेफरीज दिखे खरीदारी किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य बढ़ा है। 435 रुपये से लक्ष्य को सीधा बढ़ाकर 565 कर दिया है। करीब करीब 421 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मैक्वायरी ने न्यूट्रल की राय दी है, हालांकि इन्होंने टारगेट प्राइस अभी तक रिवाइज नहीं किया, हो सकता है कि आगे जाकर रिवाइजन देखने को मिले। नोमेरा ने रेटिंग को अपग्रेड किया है, अब न्यूट्रल से खरीदारी की राय दी और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 314 से सीधा 547 के आसपास का लक्ष्य दिया है।
और HSBC भी देखिए स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, 340 से लक्ष्य को बढ़ाकर 550 कर दिया है। सबकी कमेंट्री चेक कर रहा हूँ, मान रहे कि पीवी बिजनेस में जो है यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ईवी सेगमेंट में तो करीब 10 गुने टाइम्स की यानी FY26 तक 10 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अच्छी रिपोर्ट टाटा मोटर्स पर। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स कल स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ा है 3,236 रुपए से सीधा लक्ष्य को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। 4,276 की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि नॉन पिज्जा कैटेगरी में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। अदानी पोर्ट्स पर नजर रखिएगा, 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे 915 रुपए के लक्ष्य लिए और सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 825 रुपए का लक्ष्य दिया है। और अंत में कॉन्कोर, यहाँ पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, इनकी जो Q2 अपडेट्स आए इसके बाद ये स्टॉक में खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 870 के लक्ष्य के लिए करीब 700 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। ओके तो ये है वो सारी रिपोर्ट्स जहां पर दिखेगा एक्शन। तो टाटा मोटर्स पर दमदार रिपोर्ट्स है, कॉनकोर पर दमदार रिपोर्ट है, इन पर रखेगा फोकस। तो जुबिलेंट फूड पर भी अच्छी रिपोर्ट है, 5,000 का टारगेट। और आशीष जो आप कह रहे हैं कौन सा नॉन पिज्जा बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है? बिल्कुल सर, नॉन पिज्जा बिजनेस जो है इनका, इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? अभी थोड़े दिन से तो नहीं हुआ सर कोई भी कंट्रीब्यूशन। अगर होगा तो भी पिज्जा की तरफ होगा या नॉन पिज्जा की तरफ? पिज्जा की तरफ होगा सर। अच्छा, तो फिर ये डेटा सस्टेनेबल है कि नहीं देखने पड़ेंगे। उन्होंने बिरयानी वाला शुरू किया। हाँ, बिरयानी शुरू किया था। यस, बिरयानी और आई थिंक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइप कुछ ऐसा कुछ। पोपाइज का भी अधिग्रहण, पोपाइज का भी वो करा था। हाँ, क्या वो ग्लोबल चिकन चेन है ना, KFC की तरह पोपाइज, उसको इंडिया में लाने के लिए। हमें क्या पता है? हमें आशीष को भी नहीं पता। वेज वाली ढंग से नहीं, आशीष को सब पता है। सारे जितने नॉन वेज और लीकर वाली रिसर्च है सारी आशीष करता है। टी टोटलर प्योर वेजिटेरियन। यही फर्क है मेरे आशीष में। आशीष की पूरी आंख नाक कान सब तरफ खुले हैं एकदम बराबर। चलिए, तो ये है आपके लिए दमदार रिपोर्ट्स आज की, जिन पर रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, एक्सपर्ट से तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सभी को सुप्रभात। सुमित जी करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, शुरुआत करने के लिए मेरे पास जो स्टॉक है वो है भेल के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। भेल मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। भेल के अंदर पिछले 2 दिनों से मोमेंटम भी बना है और अभी मोमेंटम यहां से कंटिन्यू होने को तैयार है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 75 रुपए, 75 और 75 का लेवल ब्रेक होता है तो और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 78 रुपीज तक के मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 66, 67 ये नीचे में सपोर्ट बनेगा तो वो स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 75 से 78 के टारगेट्स के लिए। ओके, बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे से पहले एक अपडेट भी अनिल जी मेरे पुराने पिक ऑफ द डे पर। अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि कुणाल जी ने पहली बार कॉफी पिलाई और टाटा कॉफी रिकमेंड किया था। तो अनिल जी सब लोग मतलब कि कुणाल जी के चाय कॉफी के पीछे पड़ गए, स्टॉक को भूल गया, टाटा कॉफी भाग रहा है। और आज उसी दिन कुणाल जी ने 2 पिक ऑफ द डे दी थी अनिल जी कल शेयर, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर मैं भी 2 पिक ऑफ द डे लाया हूँ। और स्टॉक है मेरा, पहला स्टॉक है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन पे खरीदारी की राय है 126 रुपए 50 पैसे। 126.5 का स्टॉप लॉस लगाना है, 143 के टारगेट के लिए इसको खरीदना है। और दूसरा जो पिक ऑफ द डे है वो आपको भी काफी पसंद है, स्टॉक है इंडिया बुल रियल एस्टेट, इस पे खरीदारी की राय है 146, 146 का स्टॉप लॉस है, 168 का टारगेट है। ओके, तो 2 स्टॉक हैं जो पसंद हैं बंसल जी को इस वक्त। आज GSFC और आईबुल रियल दोनों ही कैश मार्केट के स्टॉक्स पसंद आते हुए दिख रहे हैं। विश्वेश जी, आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मैं भी बंसल जी के साथ ही जाऊंगा और मेरी ओर से भी काफ़ी कशमश है। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर बंसल जी 2 पिक दे रहे तो मैं भी 2 पिक दूंगा। तो पहला पिक जो है अनिल जी वो है सिटी यूनियन बैंक का, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है कल के सेशन में और प्राइस वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन में हम 175 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 166 का स्टॉप लॉस रहेगा, 175 का टारगेट रहेगा। और जो दूसरा पिक है अनिल जी वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो कल के सेशन में एक कंफर्म इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया था, तो 3950 के स्टॉप लॉस से 4100 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो आज के पिक रहेगी। ओके, तो 2 पिक आपके लिए आती हुई विश्वेश जी की तरफ से भी, सिटी यूनियन बैंक और बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में 3950 का लगाएं स्टॉप लॉस और 4100 तक के टारगेट आपके लिए आते हुए दिखेंगे। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है?
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जब विश्वेश जी 2 पिक्स दे रहे हैं, बंसल जी 2 पिक्स दे रहे हैं, तो अनिल जी फिर इसको पिक्स ऑफ द डे ही घोषित कर दें और अनिल जी मेरी भी 2 पिक्स स्वीकार कर लें अनिल जी। अरे वाह, करिए शुरुआत। अनिल जी, सबसे पहले खरीदना है BF यूटिलिटीज, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इसका अगर आप चार्ट देखें अनिल जी तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना। कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट 450 के ऊपर आता हुआ दिखा, तो 450 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर BF यूटिलिटी खरीदने की मेरी राय है। मुझे लगता है कि पहले 480 का लक्ष्य आना चाहिए। 480 पार होते ही स्टॉक 500 रुपए की तरफ कूच करेगा और 500 का इवेंचुअल टारगेट होगा। दूसरा स्टॉक है अनिल जी टाइटन, जिसमें हमने जबरदस्त तेजी पिछले कुछ सत्र में देखी और कल भी एक बहुत दमदार ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर टाइटन ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर गिरावट में इसको बाय करें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा 2425 के आसपास और इस स्टॉक के लिए 2600 रुपए का टारगेट है, तो 2600 के टारगेट के लिए टाइटन में भी मेरी खरीदारी। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। BF यूटिलिटीज कैश का स्टॉक है और टाइटन यहाँ पर दूसरा स्टॉक है जहाँ खरीदारी करने की राय। 2492 पर बंद हुआ है। 2425 का स्टॉप लॉस लगाएं 2600 के टारगेट के लिए। अविनाश जी भी हमारे साथ तैयार है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक है वो टाटा मोटर्स रहेगा। कल कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जहाँ पे उन्होंने उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस पे कमेंट्री दी। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो टेक अवे था वो ये था कि कंपनी को अपफ्रंट टीपीजी से काफ़ी बड़ा पैसा आ रहा है और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली वो बढ़ाएंगे। इनफैक्ट ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर जो इकोसिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो भी अच्छा हो रहा है। आज रिपोर्ट्स आए हैं कि IOC भी अपने पेट्रोल पंप्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस लगाने की बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 470 475 का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। हो सकता है कि शेयर ऊपर जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो, थोड़ा करेक्शन देखे, तो इसको एक्यूमुलेशन का मौका समझना चाहिए। और दूसरा शेयर अनिल जी जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था वो एग्री और केमिकल का कॉम्बिनेशन है और कंपनी का नाम है GNFC। हमको लग रहा है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड बिजनेस है। केमिकल बिजनेस में तो TDI के प्राइसेस पिछले महीने करीबन 10 से 12% बढ़े हैं और यूरिया के लिए जो कल अनाउंसमेंट आया है फर्टिलाइजर का जो पैसा फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेगा, तो ये भी डेफिनेटली एक फायदे वाली बात GNFC के लिए होगी। करीबन 55 रुपए की अर्निंग इस साल आने वाली है और उसके बाद करीबन 68 रुपए की अर्निंग आएगी। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 550 का टारगेट प्राइस लेके इसको इस लेवल से भी खरीदा जा सकता है। तो मेरी तरफ से ये 2 स्टॉक्स टाटा मोटर्स और GNFC। ओके, तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा भरपूर, आपके लिए खरीदारी करने की राय। एक और स्टॉक है बंसाली इंजीनियरिंग। आई एम श्योर शायद अविनाश जी जहाँ तक मुझे सही याद है आपके रडार पे रहा भी है। बहुत ही दमदार नतीजे आते हुए दिखे इसके कल बाजार बंद होने के बाद। रिजल्ट्स के बाद राय दें जरा इस पर, आपकी क्या करना चाहिए? इनफैक्ट अनिल जी देखिए, ये एक ऐसे मोनोपोली बिजनेस में ऑपरेट करता है जहाँ पे सिर्फ 2 खिलाड़ी है। एक तो बंसाली इंजीनियरिंग है, दूसरा इनियस है जो बेसिकली एक MNC कंपनी है। ABS का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है और हमने देखा है कि कामकाजी रेवेन्यू करीबन 22-23% बढ़ा है, लेकिन जो मुनाफा है वो करीबन 200% बढ़ा है। तो नॉर्मली अनिल जी ऐसे कंपनीज में हमको लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट रहे, क्योंकि ऐसे क्वार्टर्स बार बार रिपीट होंगे नहीं होंगे वो कहना मुश्किल है। तो ओवरऑल डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जिनको मेरे ख्याल से अगर 6 से 8 महीने या 12 महीने की अवधि के लिए खरीदना है तो कोई भी डिप अगर आता है तो डेफिनेटली इसको खरीदिए, क्योंकि स्टॉक में डेफिनेटली अच्छी तेजी देखने को मिली थी बट डेफिनेटली FY22 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी अच्छा रहेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे और कोई डिप होता है तो फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। स्पाइसजेट, जरा सुमित जी इसके चार्ट्स देखिए। 18 अक्टूबर से घरेलू उड़ानें 100% कैपेसिटी पर होगी, ये मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है। फिलहाल 85% पर है। स्पाइसजेट खरीदना है? अनिल जी, मेरे को भी लग रहा है कि 100% ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे बेस बना के अब रिकवरी देके एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। स्पाइसजेट के अंदर इमीडिएट ऊपर में टारगेट बनेंगे 80 से 82 रुपए के। एक बार स्टॉक 82 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये पिछले 6 महीने के हायर लेवल्स के ऊपर आ जाएगा। 82 का लेवल टूटते ही स्टॉक एक बड़ी उड़ान भरेगा, जिसके अंदर 90 से लेके 100 रुपए तक के लेवल फिर आने वाले दिनों में मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें, खरीदारी करें 82 के इमीडिएट टारगेट के लिए, उसके बाद 90 से 100 के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, 90 से 100 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। IGL, विश्वेश जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और वायदा कारोबार के डेटा भी। PNG के दामों में कंपनी ने बढ़ोतरी की है दिल्ली में अक्रॉस बोर्ड।
बता और कुछ और जगह पर भी, तो बताएं कुछ IGL पर असर दिखेगा? देखिए मेरे हिसाब से अनिल जी, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज था और एक नीचे का रुझान देखा गया था, लेकिन स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है और 495 500 ऐसी जोन है अनिल जी कि जहां पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जनवरी के से मतलब ये पूरे 7-8 महीने 10 महीने की लोअर एंड ऑफ द रेंज है। तो अगर हिम्मत करके 500 मिलता है तो मेरे हिसाब से 480 के स्टॉप से एक बार लॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द जोन वेयर इट इज़ टेकिंग मोस्ट ऑफ द सपोर्ट। बाकी का तो फिर हम लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे, बट मेरे हिसाब से अनिल जी 500-490 की रेंज इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ओके, तो ये है आपके लिए IGL। इन्होंने कुछ समय पहले CNG के दाम बढ़ाए थे, अब PNG पाइप नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं, तो नज़र रखनी है इस काउंटर पर भी। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है डालते हैं वहीं पर नजर। NLC इंडिया, इस पर भी हमने बात करी है। कोल इंडिया के साथ साथ NLC इंडिया पर भी बात चल रही है। खबर एक तो कोल इंडिया के लिए यह है कि अब पावर प्लांट्स को यह भी कहा गया है कि आप अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक पावर प्लांट्स को कहा गया था, स्पेशली PSUs को, कि आप घरेलू कोल का ही इस्तेमाल करें, बट क्योंकि कोल की शॉर्टेज है तो इन्हें डोमेस्टिक कोल के अलावा इंटरनेशनल कोल के इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है। बट NLC इंडिया पर्टिकुलरली कह रहा है कि ये अपनी ओडिशा की खदान से अब क्षमता काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है और अगले साल तक इसे डबल करने का भी लक्ष्य है, बल्कि करंट 6 मिलियन पर टन एनम्स को अगले साल तक 20 मिलियन टन पर एनम ले जाने का लक्ष्य है इनका। सुमित जी राय दें 70 के लेवल पर NLC इंडिया। सर दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। NLC इंडिया के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 10 दिनों के अंदर स्टॉक लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 10 से 11 रुपए की तेजी दिखा चुका है और अभी और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। कल एक थोड़ा सा वीकनेस का कैंडल फॉर्म हुआ था, शायद कोई छोटा मोटा दबाव अगर आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर के अंदर जैसे ही 72 का लेवल तोड़ेगा 72, तो उसके बाद मोमेंटम बनेगा और फिर 80 रुपए तक के लेवल NLC के अंदर देखने को मिलेंगे, तो डिप्स में खरीदारी करें। ओके, तो यह है आपके लिए NLC इंडिया जहां पर आपको रखनी है नजर। डिप्स पर कर सकते हैं आप खरीदारी। अविनाश जी, पावर ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ गई है सर, बट अब शॉर्टेज की बात हो रही है, कोल के दाम बढ़ रहे हैं, कोयला इन्हें इंपोर्ट भी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो कॉस्ट बेसिस पर पावर इन लेवल्स पर ठीक लग रहे हैं सर, या थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा ही हो गई इस समय? क्या राय देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए डेफिनेटली मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि जो पावर जनरेटिंग वाली कंपनियां हैं इन्होंने तो ऑब्वियसली डिसाइड किया है कि जो पावर का कॉस्ट बढ़ेगा उसका पास थ्रू करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जो भी जनरेटिंग कंपनीज है जैसे कि टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, प्लस मैं समझता हूँ कि जो पावर इक्विपमेंट वाली जो कंपनियां है जैसे कि श्रीराम होंडा है, मेरे ख्याल से ये सारी कंपनीज चलेंगी क्योंकि एनर्जी क्राइसिस कम से कम 6 महीना और चलने की अपेक्षा है। और इसीलिए हमने देखा है कि जो एंसिलरी प्लेयर्स है जो कैप्टिव पावर भी बनाते हैं उनके लिए भी काफी तेजी से ये शेयर्स भागे। एंड यूजर सेगमेंट्स के लिए दीपांशु डेफिनेटली जो सेकंड क्वार्टर की कमेंट्री आएगी मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। अगर स्टील, सीमेंट या बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल पावर जनरेशन सेक्टर के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम आने वाले 2 क्वार्टर्स बहुत बेहतरीन रहेंगे। तो कोई भी डिप अगर आता है तो इसको खरीदना चाहिए। ओके, तो कोई भी अगर आपको डिप आते हुए दिखता है तो इसे आपको खरीदना चाहिए। कोल इंडिया पर रखिए नजर, पावर स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। वैसे थोड़ी राहत की बात है कि अब कोल आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इस बीच एक अपडेट हमारी तरफ से, हांगकांग के बाजार पर नजर मत डालिएगा। जो आपको रेट्स गिरे हुए दिख रहे हैं वो करेक्ट रेट्स नहीं है हांगकांग के मार्केट्स के लिए, क्योंकि मॉर्निंग सेशन हांगकांग के बाजार के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि फिलहाल वहां पर एक टाइफून वार्निंग है। बैड वेदर की वजह से आप कह सकते हैं कि वहां पर ट्रेडिंग अभी के लिए तो नहीं हो रही। तो मॉर्निंग सेशन हांगकांग के बाजार में आज नहीं हो रहा है सर। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें हैं ना बाहर और दूसरे आस पड़ोस में देख लेना तो हमें अपनी अच्छी लगेंगी। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ तो आज तक कभी मतलब ठीक है, छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिचेस आती हैं, कई बार आई है, एक्सचेंजेस में आती है, ब्रोकर्स के आती है, डिपॉजिटरीज में आती है, सब जगह आती है, न्यूज एजेंसीज में आती है, लेकिन हमारे ट्रेडिंग कभी बंद नहीं हुई तूफान की वजह से। और हांगकांग वगैरह में तो ये बड़ा आम सा हुआ, साल में 2-3 बार तो हो जाता है, 2-4 बार अनएक्सपेक्टेड छुट्टी इनकी आ जाती है ऐसी। सो सरप्राइजिंग है। तो हालांकि ये बात सही है कि ट्रेडिंग सिस्टम, आपका ट्रेडिंग पैटर्न अनइंटरप्टेड रहना चाहिए, लगातार रहना ही चाहिए, वो जरूरी भी है, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम दूसरों के मुकाबले में काफी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। 100%। और अगर इतना वॉल्यूम हांगकांग में होने लगे तो वो तो निपट ही जाए। बल्कि आई थिंक अनसर्टेनिटी ट्रेडर्स के लिए कितनी हो जाती होगी, क्योंकि अब मालूम नहीं कब बाजार खुलेंगे, 2 घंटे के लिए सस्पेंड है, 4 घंटे, 5 घंटे, क्या मालूम। तो
प्रॉब्लम्स वहाँ से हो जाती हैं। बट फिलहाल हांगकांग के बाजार पर नजर नहीं डालिए क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए सस्पेंड की गई है बैड वेदर की वजह से। बट भारतीय बाजार में होने वाला है भरपूर एक्शन। आज कई सारे स्टॉक्स खबरों में है। रूट मोबाइल एक बार फिर से आज खबरों में है। एक और इन्होंने एक्विजिशन करी है, कुवैत की एक कंपनी, करीब 16 करोड़ में ये खरीदने वाले हैं। कुणाल जी, क्या करना है रूट मोबाइल में सर? लगातार तेजी में रहता है, एक्विजिशंस की भी कई खबरें आ रही हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए दीपांशु। ये राशन शेयर्स का आर है और इसमें जो ब्रेकआउट आया था 2 सत्र पहले, उसके बाद हमने देखा कल भी अच्छी तेजी बनी, आज भी मुझे लगता है कि तेजी बनी रहेगी। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। एक स्टॉप लॉस रखें, अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो 2200 का स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की मेरी राय है। और मुझे लगता है कि स्टॉक 2500-2600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बिल्कुल बने रहे। ओके, बिल्कुल बने रहे। रूट मोबाइल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला स्टॉक और एक और एक्विजिशन की तैयारी। आइए, तैयारी है वागले साहब से पिक लेने की, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे जो मैंने कल दिया था, डीवीज लैब, जो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में से निकलने की तैयारी कल कर रहा था। रादर फ्यूचर्स में निकला है, कैश में अभी तक निकला नहीं है। मुझे लगता है आज निकलना चाहिए। कल मैंने फ्यूचर्स के लेवल्स दिए थे, अभी मैं कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। 5226 का बंद है, 5190 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर खरीदे, हल्की सी स्ट्रेंथ है तो भी खरीदे। मुझे ये लगता है 5330-340 तक जाते हुए दिखता है 1 से 2 दिनों। ओके, तो ये है डीवीज लैब में आज खरीदारी करने के लिए आए वागले साहब की तरफ से। कल आखिरी आधे घंटे में भरपूर एक्शन नजर आया, बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी 5330, 5340 के टारगेट के लिए।